अगले कुछ दिनों में पूरी राजधानी सदमे में थी। चौंकाने वाली घटनाओं की खबरें जंगल की आग की तरह फैल गईं, जिससे पूरा साम्राज्य हिल गया। सबसे पहले बुर्जुआ परिवार के शक्तिशाली मुखिया बार्थोलोम्यू की हत्या हुई। इसके बाद कोएबिटस होली ऑर्डर के संस्थापक कार्डिनल हम्बर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इन सब के केंद्र में कुख्यात अपराधी मास्टरमाइंड नाइटहाउंड था। एक आधिकारिक जांच शुरू की गई और जनता के लिए एक सावधानी से बनाई गई कहानी जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया था कि नाइटहाउंड ने बार्थोलोम्यू और अकेडमी के छात्रों के बीच डिनर पर हमला किया था। बहादुरी के आखिरी काम में मुखिया ने छात्रों को सुरक्षित बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। स्थिति अराजकता में बदल रही थी, इसलिए डेमियन डी बुर्जुआ अंतरिम मुखिया बन गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि स्थिति को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और एक नए उत्तराधिकारी को नामित किया गया है, जिससे घटना का तुरंत और आधिकारिक अंत हो गया। इस बीच 7 महान परिवारों में से 2 में उथल-पुथल के बावजूद कोलोसियो अकेडमी में जीवन सामान्य होने लगा था। कैंपस में चहल-पहल थी क्योंकि छात्र और कर्मचारी आने वाली अंतिम परीक्षाओं और वार्षिक माता-पिता शिक्षक बैठक की तैयारी कर रहे थे। अकेडमी के मैदान में घूमते हुए ट्यूडर ने बड़े पैमाने पर हुए नवीनीकरण को देखकर आश्चर्य से चारों ओर देखा। पूरे कैंपस को सुंदर चेरी ब्लॉसम पेड़ों से बदल दिया गया था, जो एक बड़े फव्वारे के चारों ओर रास्तों पर लगे थे, जिससे उसे लगा कि वो किसी अकेडमी में है या बोटैनिकल गार्डन में। उसके दोस्त बियांका और सांचो भी उसके साथ थे। बियांका सोच रही थी कि डायरेक्टर विंस्टन इतनी जल्दी इतने बड़े पैमाने पर काम क्यों कर रहे हैं, जबकि सांचो ने टिप्पणी की कि अकेडमी से कितनी ज्यादा खुशबू आ रही है। हालांकि ट्यूडर ने अपनी नाक ढक ली और शिकायत की कि उसे सिर्फ खाद की गंध आ रही है। फिर उनका दोस्त पिगी आया, जिसने बताया कि ये सुधार शायद माता-पिता शिक्षक बैठक की तैयारी के लिए किए जा रहे हैं। उसने बताया कि पूरे कैंपस में अपग्रेड हो रहे हैं। उसने बताया कि यहाँ तक कि ट्रेनिंग ग्राउंड, जहाँ पिछली परीक्षा के दौरान मैजिक बैरियर फेल हो गया था, उसे भी अंतिम क्लासिफिकेशन इवेंट के लिए नए मैजिक पत्थरों से मजबूत किया जा रहा है। पिगी ने माना कि नवीनीकरण का पैमाना बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि 7 महान परिवारों से महत्वपूर्ण मेहमानों के आने की उम्मीद थी। जैसे ही छात्र चल रहे थे, बातचीत एक अधिक व्यक्तिगत विषय पर चली गई। ट्यूडर ने बियांका से पूछा कि क्या उसका सिनक्लेयर से सुलह हो गया है, और बताया कि उसने सुना है कि उसने डॉर्मिट्री में कमरा बदल लिया है। बियांका ने निराशा में आह भरी और अपना हाथ माथे पर रखते हुए 10वीं बार समझाया कि शुरू से ही कोई लड़ाई नहीं हुई थी। उदास चेहरे के साथ उसने बताया कि उसने कई दिनों से सिनक्लेयर से बात नहीं की है और उसकी दोस्त हमेशा खराब मूड में रहती है। ये मानते हुए कि सिनक्लेयर को कुछ समय अकेले रहने की ज़रूरत है, बियांका ने फैसला किया कि कुछ समय के लिए बाहर रहना ही सबसे अच्छा होगा। सांजो ने चिंता जताई कि उसने सिनक्लेयर को ट्रेनिंग के अलावा डॉम के बाहर शायद ही कभी देखा है, और ये भी कि वो क्लास बंक कर रही थी। पिगी ने जोर से सोचा कि क्या दोनों लड़कियों के बीच कुछ गंभीर हुआ है। उनकी बातचीत अचानक एक खुशमिजाज आवाज़ से बाधित हुई जो उन्हें बुला रही थी। वे मुड़े तो देखा कि डोलोरेस एक चमकीली नारंगी रंग की कंस्ट्रक्शन वेस्ट और पीली हार्ड हैट पहने हुए जोश से हाथ हिला रही थी। उसके अजीब पहनावे को देखकर ग्रुप हैरान रह गया। डोलोरेस ने बताया कि आने वाले टूर्नामेंट के कारण स्टूडेंट काउंसिल तैयारियों में बहुत व्यस्त थी, जिसके लिए उसे इस तरह के कपड़े पहनने पड़े। उसके दोस्त उसकी लगन से प्रभावित हुए। हालांकि बियांका ने चिंता जताई और डोलोरेस से कहा कि वाइस चांसलर के साथ हुई दर्दनाक घटना के बाद खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। डोलोरेस बस हंसती, झूठ बोला कि वो ठीक है क्योंकि किसी चीज ने उसकी आंखों को ढक लिया था, इसलिए उसने सच में नहीं देखा कि क्या हुआ था। घटना का जिक्र सुनकर ट्यूडर गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि नाइटहाम ने उनके प्रेसिडेंट को बंधक बना लिया था और अगली बार उस अपराधी को पकड़ने की कसम खाई। बियांका ने उसे रोका और याद दिलाया कि पिछले फेस्टिवल के दौरान वो कुछ भी करने से बहुत डरा हुआ था। बात बदलते हुए डोलोरेस ने चारों ओर देखा और पूछा कि उनके ग्रुप के दूसरे सदस्य कहाँ हैं। पिगी और बियांका ने एक दूसरे को चिंतित नज़र से देखा। बियांका ने बताया कि उन्होंने सिनक्लेयर को कुछ समय से नहीं देखा है और ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर उनसे बच रही है। ये खबर सुनकर डोलोरेस दुखी हो गई। उसका खुशमिजाज अंदाज गायब हो गया और उसने नीचे देखा। उसकी आंख से एक आंसू निकल आया जब उसने सोचा कि उसे जल्द ही सिनक्लेयर से मिलना चाहिए। उसके दिमाग में वॉल्ट में हुई भयानक घटनाओं की यादें ताज़ा हो गईं।
वो जानती थी कि सिंक्लेयर बहुत ज्यादा भ्रमित और सदमे में होगी, क्योंकि उसने एक राक्षस का असली रूप देखा था और एक आदमी को बेरहमी से मारते हुए देखा था। डोलोरेस को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। वो बार बार सिंक्लेयर के परेशान चेहरे की तस्वीर याद कर रही थी और शर्मिंदगी से सोच रही थी कि वही थी जो भाग गई थी अपने दोस्त को पीछे छोड़कर। जब डोलोरेस सिंक्लेयर के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी तो पिगी शरारती मुस्कान के साथ बीच में बोला और बात बदल दी। विकिर की बात हुई। उसने कहना शुरू किया कि विकिर पहले डॉम में वापस चला गया था और शायद अपने कमरे में अकेला समय बिता रहा था, जैसे पिछली बार, जिससे कुछ रहस्यमयी होने का इशारा मिल रहा था। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसके दोस्त घबराकर उस पर कूद पड़े। एक ने उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख दिया। पिगी को चुप कराने की कोशिश में ग्रुप में अफरा तफरी मच गई। सांचो ने जल्दी से एक झूठी कहानी बनाई, घबराकर हंसते हुए कहा कि विकिर ट्रेनिंग के लिए वापस गया है। डोलोरेस अपने दोस्तों की अजीब और अचानक घबराहट से पूरी तरह हैरान रह गई। एकेडमी की जिम में पसीना फर्श पर टपक रहा था। विकिर एक इंटेंस वर्कआउट के बीच में था। वो एक अविश्वसनीय रूप से भारी बारबेल उठा रहा था। उसकी जबरदस्त ताकत देखकर दूसरे स्टूडेंट्स, जो अविश्वास से देख रहे थे, हैरान थे। जैसे ही वो ट्रेनिंग कर रहा था, वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। अपनी गर्दन के चारों ओर लाल तारे के आकार के हार पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थी जब उसने उसके अंदर बंद राक्षस डेकार्बिया के बारे में सोचा। उसने राक्षस की मौजूदा स्थिति पर विचार किया। डोलोरेस की रक्षा के लिए अपनी आखिरी बची हुई माना का इस्तेमाल करने के बाद वो गहरी नींद में चला गया था और अभी तक जागा नहीं था। विकिर ने माना कि डेकार्बिया बेलियल के खिलाफ लड़ाई में जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मददगार था। उसे याद आया कि कैसे उसके शक्तिशाली मैजिक सर्कल ने डोलोरेस को नुकसान से बचाया था। हालांकि एक बड़ी दिक्कत थी। उसे याद आया कि डोलोरेस ने हार पहना हुआ था, जिसका मतलब था कि वो आसानी से उसकी असली पहचान का पता लगा सकती थी। उसे डेकार्बिया के मानसिक हेरफेर का इस्तेमाल करके उसकी यादों को बदलना पड़ा और अपने रहस्य की रक्षा करनी पड़ी। इस हताश कदम की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। राक्षस की शक्ति पर उसकी महारत की कमी के कारण उसकी अपनी माना में भारी कमी आई, जो असली कारण था कि वो बेलियल के साथ लड़ाई के दौरान इतनी जल्दी थक गया था। अपना सेट खत्म करके उसने भारी वजन को जोरदार आवाज के साथ वापस रखा, ये निष्कर्ष निकालते हुए कि उसे अब से इस शक्ति का इस्तेमाल करने में ज्यादा सावधान रहना होगा। वर्कआउट के बाद एक बेंच पर आराम करते हुए विकिर ने अपनी स्थिति पर विचार किया। उसने सोचा कि इस नई टाइमलाइन में उसके काम उसके पिछले जीवन से कैसे अलग थे। वो ऊंचे दर्जे के राक्षसों को खत्म करके विनाश के युग को देरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा करके वो इतिहास का रुख बदल रहा है। जैसे ही उसने उस रास्ते के बारे में सोचा जो उसके हारे हुए दुश्मनों से भरा हुआ था, उसने एक कड़वी सच्चाई को माना। रिग्रेशन से पहले की जिंदगी की सिर्फ यादों का इस्तेमाल करके भविष्य का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। उसने अपनी ताकत का भी अंदाजा लगाया। वो अपने कबीले की क्षमताओं के शिखर पर पहुंच गया था, 7वें रूप में महारत हासिल कर ली थी और यहाँ तक कि बास्करविल परिवार की पौराणिक 8वीं तकनीक को भी अनलॉक कर लिया था। हालांकि वो जानता था कि ये परम शक्ति सेंटिस डोलोरेस द्वारा दिए गए पवित्र एनहांसमेंट के बिना अधूरी और अस्थिर थी। एक और ज्यादा जरूरी चिंता उसके मन में थी। उसे यकीन था कि बाकी बचे ऊंचे दर्जे के राक्षस 10 महान आपदाएं अब इस खतरे से वाकिफ हो गए थे जो वो पैदा कर रहा था। खुद को बचाने के लिए वे निस्संदेह अपनी सेनाएं इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, जिससे उसके सामने लड़ने के लिए एक बड़ा एकजुट दुश्मन खड़ा हो जाएगा। इन विचारों के भारी बोझ से उसे सिरदर्द होने लगा और उसने जल्दी से अपनी पानी की बोतल खत्म कर दी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके पास पीने के लिए कुछ नहीं बचा है, अचानक उसे ठंडा कैन दिया गया। उसने हैरानी से ऊपर देखा जब एक आवाज ने पूछा कि क्या वो कुछ ढूंढ रहा है। उसकी हैरानी की बात यह थी कि उसे देने वाला व्यक्ति सिंक्लेयर था, जिसने वर्कआउट के कपड़े पहने हुए थे और उसे एक खुशनुमा मुस्कान के साथ ग्रीट कर रहा था और उसे ह्योंग कहकर बुला रहा था। बाद में दोनों एक ऊंची छत पर एक साथ बैठे। एक शानदार तारों वाली रात के आसमान और एक चमकीले पूरे चांद के सामने उनकी परछाई दिख रही थी। उन्होंने अपने कैन से टोस्ट किया। एक दोस्ताना चीयर्स शांत रात में गूंजा। जैसे ही उन्होंने पिया, शर्माती हुई सिंक्लेयर ने खुशी से कहा कि अच्छे वर्कआउट के बाद ठंडी बियर से बेहतर कुछ नहीं है। फिर उसने वाकिर से पूछा कि वो सोडा क्यों पी रहा है और उसे बियर का कैन दिया। उसने विनम्रता से मना कर दिया, गंभीरता से समझाते हुए कि ट्रेनिंग के बाद शराब पीने से मांसपेशियों की सिंथेसिस में रुकावट आती है। सिंक्लेयर ने मजाक में वाकिर के गंभीर कारण को नजरअंदाज कर दिया और अपने कैन से एक घूंट लिया, जैसे कि जो तुम्हें ठीक लगे वाला रवैया हो। उनके बीच एक आरामदायक शांति छा गई। इससे पहले कि उसने पूछा कि क्या उसने कभी उसे बताया था कि वो उदास होती है तो मिल्की वे को देखने के लिए छत पर आती है, वाकिर ने चुपचाप
चुपचाप पुष्टि की कि उसने बताया था। सिंक्लेयर हल्की सी मुस्कुराई, ये जानकर खुश हुई कि उसे याद था। जैसे ही वो एक साथ बैठे, वाकिर ने उसे ध्यान से देखा। अचानक सोचने लगा कि क्या उसका खुशनुमा व्यवहार अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने का एक नाटक था। उसका मन अपने पिछले जीवन की यादों में खो गया। उसे अपने उन साथियों की याद आई जो राक्षसों के खिलाफ महान युद्ध के बाद भी गहरे मानसिक सदमे से जूझ रहे थे। उनके दुख की तस्वीरें उसके मन में कौंध गईं और एक डरावनी संभावना ने जड़ पकड़ ली। शायद सिंक्लेयर भी इसी तरह के छिपे हुए घाव से पीड़ित थी। चुप्पी तोड़ते हुए वो उसकी ओर मुड़ा और सीधे सीधे कहा कि वो ठीक नहीं लग रही थी। सिंक्लेयर हैरान रह गई। उसका खुशनुमा चेहरा फीका पड़ गया जब उसने नीचे देखा और धीरे से पूछा कि क्या ये इतना साफ दिख रहा था। हालांकि उसने अभी भी जोर दिया कि वो ठीक थी। वाकिर ने और जोर दिया, पूछा कि क्या उसकी परेशानी बरजुआ परिवार के साथ हुई घटना की वजह से थी। ये बात उसे किसी शारीरिक चोट की तरह लगी। उसका चेहरा डर से बिगड़ गया। उसकी आंखें सदमे और डर से चौड़ी हो गईं। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा और वो हकलाते हुए इनकार करने लगी, जोर देकर कहने लगी कि उसे उस दिन का कुछ भी याद नहीं है। वकील उसके इस जबरदस्त रिएक्शन से हैरान रह गया। उसकी बातों के बावजूद सिंक्लेयर के चेहरे से आंसू बहने लगे। वो खुद भी अपने इमोशनल आउटबर्स्ट से उतनी ही कंफ्यूज थी। हंसने की कोशिश करते हुए पूछ रही थी कि वो क्यों रो रही है। उसने अपना चेहरा पकड़ लिया। उसकी हंसी सिसकियों में बदल गई और वो जोर देकर कहने लगी कि वो ठीक है और रोना नहीं चाहती। परेशान होकर उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। उसका शरीर सिसकियों से कांप रहा था और वो सोच रही थी कि आंसू क्यों नहीं रुक रहे हैं। उसका पूरा हाल देखकर वकील ने आगे बढ़कर उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। उसकी आवाज़ तेज थी और उसने पूछा कि उसे क्या हुआ है। सिंक्लेयर का रोना अचानक बंद हो गया। उसका चेहरा खाली हो गया। उसकी आंखों की नज़रें कहीं और चली गईं। एक बेजान लहजे में उसने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर उसने कहा कि उस पल उसे अकेला छोड़ना उसकी गलती थी। एक डरावनी अंतिम बात कहते हुए उसने वे शब्द कहे जिन्हें वो दबा रही थी। उसने उसे मार डाला। वकील उसे घूरता रहा, उसके अचानक बदले हुए व्यवहार और उसकी रहस्यमयी बातों से हैरान था। सिंक्लेयर जैसे किसी नशे में हो, उसे अनदेखा करते हुए अंतिम विनाशकारी सच बताया। उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। उसने कहा, नाइट हाउंड ने मेरे पिता को मार डाला। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।